हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट वेबिनार में कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों के बारे में बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही 12 करोड़ छोटे किसानों को भी फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज किसानों को सही बाजार देना जरूरी है। किसानों की उपज जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचे, यही सरकार का लक्ष्य है। पीएम ने कहा कि छोटे किसानों को ताकत देने से ही कृषि क्षेत्र का भला होगा और गांव विकास की ओर बढ़ेंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि खेती के साथ मत्स्य क्षेत्र में भी हमारा ध्यान है। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। पीएम मोदी खुद सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन लगवाया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की मेरी पहली खुराक ली। ये प्रशंसनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए त्वरित समय में काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के योग्य हैं। साथ में हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खुराक ली है। दिल्ली स्थित एम्स में काम करने वाली पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने पीएम मोदी को कोरोना वैक्सीन की डोज दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर उनकी सराहना की है। अनिल विज ने ट्वीट करके लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सच्चे नायक हैं। हर घड़ी पर हमेशा उन्होंने आगे बढ़कर देश का रास्ता दिखाया है। अनिल विज ने कहा कि आज भी उन्होंने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाई है ताकि लोगों में वैक्सीन को लेकर किसी प्रकार की कोई भ्रांति न रहे। विज ने लोगों से अपील करते हुए लिखा कि कोई विपक्ष के दुष्प्रचार में न आए और आगे बढ़कर वैक्सीनेशन करवाए। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इसके साथ ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोग भी वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। वैक्सीनेशन के लिए लोग कोविन 2.0 पोर्टल के जरिए कहीं भी कभी भी रजिस्ट्रेशन करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कोविन 2.0 को लेकर पूरा गाइडेंस नोट भी जारी किया। सरकार ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए cowin.gov.in पोर्टल ओपन किया है, जिस पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वैक्सीनेशन के इस चरण के लिए सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत 250 रुपए प्रति खुराक तय की है, जिसमें 100 रुपए सर्विस चार्ज है। टीकाकरण का दूसरा चरण अगले 6 हफ्तों तक चलेगा। केंद्र सरकार ने टीकाकरण के लिए 20 गंभीर बीमारियों की पहचान की है, जिसके 45 से ज्यादा उम्र वाले मरीज इस चरण में टीका लगवा सकेंगे। सोनीपत के जिला अस्पताल में बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। जिला अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर भी कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी आईडी साथ लाना अनिवार्य है। आईडी के बाद ही लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस दौरान 75 साल के बुजुर्ग जिले सिंह ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। उकलाना में भी वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के दौरान लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इस दौरान कुछ लापरवाही भी देखने को मिली। कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर ही अस्पताल के कर्मचारी बिना मास्क के नजर आए। टीकाकरण के लिए आए लोग भी टीकाकरण केंद्र के अंदर बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा सख्त निर्देश देने के बाद भी उकलाना के सिविल अस्पताल में इसका असर दिखाई नहीं दिया। सिविल अस्पताल उकलाना के डॉक्टर अंकित गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि उकलाना के सिविल अस्पताल में टीकाकरण का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के लिए यहां पर निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है।
वहीं अस्पताल में भर्ती जा रही लापरवाही पर डॉक्टर अंकित ने कहा कि ओकलाना का टीकाकरण कार्यभार डॉक्टर नरेंद्र देखते हैं और यहां पर जो लोग बिना मास्क के दिखाई दिए उन्हें हिदायत दी जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लोगों को एक बड़ी राहत मिली है, लेकिन लोग कुछ ज्यादा ही बेफिक्र हो गए हैं। कोरोना कहर कम होने के बाद लोग जैसे मास्क लगाना तो भूल ही गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नाम तो जैसे लोगों को याद नहीं। इस लापरवाही की वजह से प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पानीपत में 57 दिन के बाद 21 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। साथ ही एक्टिव केस बढ़कर 2.5 गुना ज्यादा हो गए हैं। इसी के साथ प्रदेश में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। एक बार फिर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 174 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 56 और करनाल में 12 नए मामले सामने आए हैं। पानीपत और पंचकुला में 10-10 नए केस सामने आए हैं। अंबाला में 21 और कुरुक्षेत्र में 20 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3048 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,70,784 केस सामने आए। एक दिन में 103 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा है। गुरुग्राम की विक्ट्री वैली सोसाइटी में 22 नए मरीज मिलने के बाद आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों के हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। प्रदेश में आज से पहली से दूसरी तक की क्लासेस शुरू हो गई हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ये कक्षाएं चलेंगी। इस दौरान बच्चों की माता पिता का सहमति पत्र बच्चों को दिखाना होगा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 96 दिन भी जारी है। किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। कृषि आंदोलन के तहत ढांसा बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलन को लंबा चलाने के मद्देनजर तैयारियां कर रहे हैं। होली आने में अभी वक्त है, लेकिन किसानों ने आंदोलन स्थल पर अभी से ही होली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आंदोलन स्थल पर होली धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसके लिए होलिका दहन को लेकर लकड़ियां भी इकट्ठी कर ली गई हैं। होली की तैयारियों को देखकर लगता है कि किसान लंबे वक्त तक बैठने के लिए मन बना चुके हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, वो आंदोलन स्थल पर ही अपने सभी पारंपरिक त्योहार मनाएंगे। मार्च महीने के पहले दिन ही तेल कंपनियों ने महंगाई का झटका दिया। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए से बढ़कर 819 रुपए अब हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में 4 बार दाम बढ़ चुके हैं। पिछले महीने 3 बार में रसोई गैस की कीमत 100 रुपए तक बढ़ चुकी थी। पहले 4 फरवरी को दाम 25 रुपए, फिर 14 फरवरी को 50 रुपए और फिर 25 रुपए की बढ़त के साथ ये कीमत दर्ज की गई। वहीं दिसंबर में अब तक रसोई गैस की कीमत 225 रुपए की बढ़त के साथ आगे है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में सोमवार को फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। महज 3 दिन पहले कीमत 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। हफ्ते भर के भीतर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ। अब 14 किलोग्राम वाले नॉन सब्सिडी एलपीजी गैस सिलेंडर की दिल्ली में कीमत 794 से बढ़कर 819 रुपए हो गई है। हरियाणा सरकार के बजट से पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से कई मांगे रखी हैं। इन मांगों को पूरा करने के लिए एसोसिएशन द्वारा सरकार से अपील की जा रही है और इन मांगों को लिखित में सरकार तक भेजा गया है। फरीदाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा ने प्रदेश में आईएमए द्वारा उठाई गई मांगों को बजट में शामिल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर उपलब्ध करवाने के लिए अच्छे पैकेज देने पड़ेंगे। पैकेज अच्छे होंगे तो हमारे डॉक्टर गांव में भी जाने को तैयार रहेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फरीदाबाद में रेहड़ी पटरी वालों को विशेष कैंप लगाकर जागरूक किया गया। नगर निगम मुख्यालय के प्रांगण में लगाए गए इस कैंप में रेहड़ी पटरी वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान जानकारी दी गई कि किस तरह से रेहड़ी पटरी वाले इस रोजगार का फायदा उठा सकते हैं और आसानी से अपने रोजगार के लिए 10,000 का लोन ले सकते हैं।
इस मौके पर विभिन्न बैंकों के अधिकारी भी मौजूद रहे। काफी संख्या में पहुंचे महिलाओं समेत लोगों ने इसकी जानकारी हासिल की और लोन के लिए आवेदन किया। इस योजना के तहत अब तक 1000 लोगों तक ये लोन उपलब्ध करवाया जा चुका है और करीब 250 आवेदकों को ये लोन मिलने जा रहा है। सोनीपत शहर में लगातार क्राइम की संख्या बढ़ती जा रही है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए शहर भर में करोड़ों रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम भी किया गया था, लेकिन कैमरे लगने के बाद बार बार कैमरे खराब हो रहे हैं। नगर निगम ने विभाग को सीसीटीवी कैमरों की मेंटेनेंस का जिम्मा सौंपा था, लेकिन बीएसएनएल की ओर से उचित ढंग से रखरखाव न किए जाने पर नगर निगम सोनीपत ने बीएसएनएल को नोटिस भेजा है और बीएसएनएल के टेंडर को रद्द करने की बात कही है। नगर निगम द्वारा लगाए गए 195 सीसीटीवी में से 22 सीसीटीवी बंद पड़े हैं, जिसमें प्रमुख चौक शामिल है। मेंटेनेंस का काम कर रहे बीएसएनएल के अधिकारियों का आरोप है कि मेंटेनेंस का करीबन 30 लाख रुपए का बिल भुगतान नगर निगम द्वारा किया नहीं गया। बिल के भुगतान के बिना इतने महंगे कैमरों का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। गोहाना बस स्टैंड परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर रोडवेज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों को लंबे रूटों के साथ साथ लोकल रूटों पर भी चलाया जाए। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार ने रोडवेज विभाग में किलोमीटर स्कीम के तहत बसों के लंबे रूट तय किए हुए हैं, जिसमें महीने में 9,000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते बसों को ज्यादा चलाकर कम ही दिनों में टारगेट पूरा कर दिया जाता है और बसों को खड़ा कर दिया जाता है। बसों के कमी के चलते यात्रियों को कमी होने लगती है, जिसके चलते कर्मचारियों ने बसों को लंबे रूटों के साथ लोकल रूटों पर भी चलाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे हड़ताल पर जाने से पीछे नहीं हटेंगे। फतेहाबाद में एक नौकर ने दुकानदार पर हमला कर दिया। दुकानदार का कहना है कि उसके और नौकर के बीच हल्की सी कहासुनी हो गई, जिसके बाद नौकर ने दुकानदार पर लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, नौकर अपने साथियों को लेकर दुकान पर पहुंच गया और दुकानदार को धमकी दी। ये पूरा मामला दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। साथ ही दुकानदार ने घटना की सूचना पुलिस को देते हुए नौकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। टोहाना में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर ग्रामीणों द्वारा की गई मारपीट के बाद बिजली कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों की 4 यूनियनों ने बैठक करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बिजली विभाग के एसडीओ समेत अन्य कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि वो 2 बार डीएसपी और एसएचओ से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला महम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व सीएम चौटाला ने कहा कि बीजेपी जात पात का जहर फैलाकर सत्ता में आई थी, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि किसान आंदोलन में 36 बिरादरी का भाईचारा बना है। इस आंदोलन में सभी जातियों के लोग शामिल हैं। यही नहीं, आंदोलन में कर्मचारी, व्यापारी, कारखाने वाला, दुकानदार और मजदूर समेत सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत के गांव हलालपुर में ग्राम पंचायत के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा का कोई भी किसान आंदोलन के चलते अपनी फसलों को बर्बाद न करे। दीपेंद्र ने कहा कि अगर किसी किसान के पास ज्यादा फसल है तो वो उसे बर्बाद न करके किसी गरीब जरूरतमंद को दे। दीपेंद्र हुड्डा ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर बोलते हुए कहा कि केरल और असम में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। बीते रविवार को राजस्थान के भालेरी के पास हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए लोहारू हलके के सोरड़ा गांव के मृतकों के परिवारों को सांत्वना देने के लिए कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल उनके घर पहुंचे। रादौर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने सहारनपुर कुरुक्षेत्र मार्ग, त्रिवेणी चौक और औरंगाबाद में ओवरलोड वाहन चालकों, कमर्शियल वाहनों, सवारी गाड़ियों और परमिट बस चालकों पर करीब 4,33,000 रुपए का जुर्माना लगाया।
टीम की इस कार्रवाई से सड़क मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के अधिकारी ने बताया कि इस सड़क मार्ग पर ओवरलोड वाहनों की समस्या काफी ज्यादा थी और लगातार प्रशासन के पास शिकायतें आ रही थी। वहीं कुछ वाहन चालक भी सरकार द्वारा तय नियमों को तोड़ रहे हैं। सड़क से गुजर रहे कमर्शियल वाहन भी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। जम्मू में G23 कांग्रेसी नेताओं के गांधी टोपी की जगह भगवा टोपी पहनने पर गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अच्छा लगता है। विज ने कहा कि ये क्या चाहते हैं, ये सारी दुनिया जानना चाहती है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। वहीं प्रदेश में फैल रहे कोरोना मामलों पर विज ने सोमवार को दोपहर 3 बजे सचिवालय में हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाई है। उसमें कोरोना को लेकर कई अहम फैसले किए जा सकते हैं। साथ ही अपनी सेहत का हवाला देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अब हर दिन जनता दरबार लगने की जगह सिर्फ शनिवार को ही जनता की समस्याएं सुना करेंगे। बंगाल में चुनावों की तारीख का ऐलान होने के साथ ही सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव शुरू होते ही ममता बनर्जी का रोना शुरू हो जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा 40 साल का तजुर्बा है कि जो चुनाव में रोता है वही चुनाव होता है। हरियाणा में ज्वेलर्स पर बढ़ रही लूटमार की घटनाओं से परेशान ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही घटनाओं में शामिल बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। ज्वेलर्स ने बताया कि प्रदेश के कई इलाकों में ज्वेलर्स के साथ लूट की घटनाएं होने के बाद शातिर अपराधी फरार हो जाते हैं। शिकायत के बाद पुलिस भी मामला दर्ज करने के बाद लुटेरों को पकड़ने में असमर्थ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, जब ज्वेलर्स अपनी सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। इस पर विज ने बताया कि रविवार को ज्वेलर्स एसोसिएशन सदस्य मिले हैं और इन पर जो डकैती की घटनाएं घटी हैं उस बारे में स्टेट क्राइम ब्यूरो को कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं कि एक स्पेशल टीम गठित करके इन सारे मामलों का हल करने की कोशिश करें। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि एसपीजी और डीसी को निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस बनाएं। विज ने कहा कि ज्वेलर्स से अपील की गई कि वे भी अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत में कई कार्यक्रमों में शरीक होने पहुंचे। राई हल्के के गांव हलालपुर में ग्राम पंचायत के कार्यक्रम में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 3 महीने से भी ज्यादा समय से किसान सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार जिद करके बैठी हुई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार आत्मनिर्भरता के नाम पर जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर प्राइवेट कंपनियों के पोषण में लगी हुई है। जो सरकार खुद ही आत्मनिर्भर नहीं है वो खेती को क्या आत्मनिर्भर बनाएगी। दीपेंद्र ने कहा कि सरकार ने लाभ में चल रहे सरकारी संस्थानों को बेच दिया। सरकार के इस रवैये से ऐसा लगता है कि वो डंडा चलाने के लिए पुलिस और जनता से कर वसूली के लिए टैक्स विभाग ही रखना चाहती है। वहीं प्रदेश के गठबंधन पर सरकार पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार 3 टांगों वाली कुर्सी के समान है, जिसमें एक बीजेपी, एक जेजेपी और एक निर्दलीय शामिल है। इस कुर्सी की तीनों टांगे हिल रही हैं। लगातार असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं। रविवार को सिरसा में इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। कहा कि अपनी जन विरोधी नीतियों के कारण दोनों नेता बाजार में सब्जी खरीदने भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें हर गली कूचे पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर गंभीर आरोप लगाते हुए अभय चौटाला ने कहा कि 5 साल कृषि मंत्री रहते हुए धनखड़ ने पशु मेलों से करोड़ों रुपए के घोटाले किए। साथ ही धनखड़ के महंगाई के बयान पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है अपनी महंगाई के वादे को भूल गई है। डिप्टी सीएम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल की नीतियों को बेचने का काम किया। यमुनानगर में आयोजित टेबल टेनिस टूर्नामेंट में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादें लोगों के साथ साझा की। रतनलाल कटारिया ने बताया कि वो बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे। साथ ही उनका हमेशा से ही खेलों के प्रति रुझान रहा है।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। किसान लगातार विधायकों और मंत्रियों का विरोध कर रहे हैं। सरकार के मंत्री के विरोध ताजा मामला सिरसा से सामने आया है। किसानों ने बाबा भूमन शाह चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का पुतला फूंका और रोष जताया। किसान कहते हैं कि बिजली मंत्री रणजीत सिंह बिना बताए आए, हमें नहीं बताया इसलिए पुतला जलाया। बीजेपी जेजेपी के मंत्री रात को बैठक करते हैं और सिरसा में माहौल खराब कर रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। इनके सिरसा में बैठक कराने वालों को भी घेरेंगे। पक्का मोर्चा पर हम सभी किसान मिलकर बैठक करेंगे, आगामी रणनीति बनाएंगे। किसान आंदोलन और बढ़ती महंगाई को लेकर सियासी तकरार जारी है। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर। महेंद्रगढ़ के कनीना रोड पर कांग्रेस विधायक रावदान सिंह ने ऊंट यात्रा निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राव तुलाराम चौक पर पहुंचकर ऊंट गाड़ी में सवार होकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में तहसीलदार के जरिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। रावदान सिंह ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से आंदोलन शुरू हो गया है। अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। सोनीपत में रंजिशन बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मामला सोनीपत के न्यू कबीरपुर का है, जहां किराए पर रहने वाले एक शख्स ने मकान मालिक को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता था। जब किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, मकान मालिक ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद गुस्साए पति ने मकान मालिक को मार डाला। घर से बाहर निकाले जाने को लेकर आग बबूला किराएदार लोहे की पाइप लेकर बुजुर्ग के घर पर घुसा और सिर पर कई वार किए। बुजुर्ग के चीखने की आवाज सुनकर परिवार के लोग आए, कोशिश की बचाने की, लेकिन खून में लथपथ पाया। आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां से वो फरार होने में कामयाब रहा। घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। पानीपत पुलिस ने ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया। शातिर ठग ऑनलाइन पेमेंट का नकली स्क्रीनशॉट दिखाकर लोगों को ठगता था। बीते दिन आरोपी ने एक ज्वेलर्स के साथ भी ऐसा किया। सोनीपत से ऐसा ही मामला सामने आया, जिसे सुनकर सबकी रूह सहम गई। राई थाना क्षेत्र के गांव में एक 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। मासूम को जिसने हवस का शिकार बनाया वो पड़ोसी ही निकला, जिसे परिवार अपना मानता था। मासूम चाचा कहती थी। आरोपी ने न तो परिवार के अपनेपन को समझा, न मासूम पर तरस खाया। परिजनों ने बताया कि बच्चे खेल रहे थे, तब बहला फुसलाकर वो बच्ची को अपने घर ले गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच को आगे बढ़ाया है। पुलिस ने बच्ची के मेडिकल के लिए सामान्य अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों का एक बोर्ड गठित हुआ है। सोनीपत के रामनगर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी पसर गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक युवक रामनगर का ही रहने वाला था। परिजनों ने आशंका जताई कि हो न हो यह हत्या है। एक बड़ी खबर गोहाना से पहुंचा रहे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। देखिए बड़ी खबर।